हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है ई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होती है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग, जो भी बैंकिंग सर्विसेज होती है उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली कवर करें या इलेक्ट्रॉनिकली यूज करें, वो है ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब थ्रू मोबाइल डिवाइस और थ्रू लैपटॉप और थ्रू ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन बैंकिंग ऑफन नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग, ये सिनोनिम्स है सारे। और या तो हम उसे ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हैं, या ई बैंकिंग कह सकते हैं, या फिर वर्चुअल बैंकिंग कह सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जो अलाउ करता है बैंक और अदर फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर्स को अपने जो भी उनके वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बैंक की वेबसाइट के थ्रू परफॉर्म करने के लिए। मतलब जितने भी बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम बैंक की वेबसाइट या उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट के थ्रू ओवर द इंटरनेट परफॉर्म कर सकें, यूज कर सकें, या पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, उसको हम कहेंगे ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। The word internet banking refers to the process of a client doing banking transaction over the internet. इंटरनेट बैंकिंग वर्ड का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें क्लाइंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ओवर द इंटरनेट कर रहा है। जो इंटरनेट पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वही है इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग। This sort of banking makes use of the internet as the primary mode of delivery for all banking transaction. इस तरह की बैंकिंग जो है मेनली इंटरनेट का यूज करती है। जो जितना भी डिलीवरी का प्राइमरी मोड है, जो भी काम होगा, जो भी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो ओवर द इंटरनेट होंगे, सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट होंगे। दैट इज ई बैंकिंग। बेनिफिट्स क्या रहते हैं ई बैंकिंग के? कस्टमर्स के लिए बेनिफिट्स या बैंक के लिए बेनिफिट्स, दो तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं। या तो जो यूज कर रहे हैं उसको उनका बेनिफिट, या जो यूज करवा रहे हैं या जो दे रहे हैं इसके फंक्शंस को, उनका बेनिफिट। तो मतलब कस्टमर्स का बेनिफिट या बैंक का बेनिफिट, दो लोगों की बेनिफिट है। ई बैंकिंग का कस्टमर्स के बेनिफिट क्या है? ई बैंकिंग 24 आवर्स अ डे और 365 डेज तक ईयर में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन बैंकिंग की जितनी भी सर्विसेज होती हैं आप चौबीसों घंटे सातों दिन और पूरे साल इजीली अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल बैंकिंग है, बैंक जाके कर रहा है तो उनके फिक्स आवर्स है कि 10 से 4, 10 से 5 ही होगा काम। फिक्स डेज हैं कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी और उन दिनों काम नहीं होगा। पर ई बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है, ओवर द इंटरनेट करना है, तो ये ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। कस्टमर कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग विया मोबाइल टेलीफोन। ये अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं कस्टमर ऑफिस में से, घर पे से, या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं उसमें से, रास्ते में से, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, इजीली ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो कभी भी कहीं से भी किया जा सकता है। देयर इज अ ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के थ्रू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये अनलिमिटेड एक्सेस देता है, सिक्योरिटी अच्छी है, और कैश को कैरी करना अवॉइड कर सकते हैं इसके थ्रू। ट्रेवलिंग करते समय, कि ट्रेवलिंग करते समय हम इतना कैश नहीं कैरी कर सकते, तो हम अपने अकाउंट में पैसे रख के बैंकिंग के थ्रू उसको ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। तो वो इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ई बैंकिंग के बेनिफिट्स बैंक को क्या है? ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है क्योंकि एक बार पूरा सेटअप हो गया, उसी से काम हो रहे हैं सारे, तो ज्यादा लेबर कॉस्ट इतनी है नहीं उसमें। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब इस तरह से ओवर द इंटरनेट है तो जो ब्रांचेस पे एकदम से कस्टमर लोड बढ़ता है, तो वो कस्टमर लोड इतना नहीं बढ़ता क्योंकि जिन लोगों का काम इजीली ट्रांसफर हो सकता है ई बैंकिंग के थ्रू वो कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा बैंक में नहीं जाते हैं और बैंक में लोड कम पड़ता है। ब्रांचेस पे जो उसकी फिजिकल ब्रांचेस है उन पे लोड कम पड़ता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है और बैंकिंग रिलेशनशिप में वैल्यू को ऐड करती है। ये हो गई हमारी ई बैंकिंग और उसके बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए और बैंक्स के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट सर्विस जो बिजनेस सर्विस होती है। बिजनेस सर्विस के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारी सर्विसेज यूज की जाती हैं। तो उसमें एक होती है इंश्योरेंस। पहले हमने पढ़ी बैंकिंग जो हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी, उसके बाद उसका पार्ट था एक ई बैंकिंग जो हमने अभी कवर किया। इसके बाद सेकंड सर्विस जो आएगी वो आएगी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के
लॉस को कवर करने के लिए एग्री करती है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, जिसको हम बोलेंगे इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रहा है, एग्रीज इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन के बदले की इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली तुम पे करो, ईयरली तुम पे करो, उसके बदले वो तैयार होती है कुछ एग्रीड सम पे करने के लिए अनदर पार्टी को, अगर गुड्स जो है उनको नुकसान हो जाए तो। नुकसान के केस में पेमेंट फिर वो सेकंड पार्टी करेगी, जो इंश्योरर है वो पे करेगा। जैसे इसमें दो वो हैं, दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर वो है जिसने इंश्योरेंस किया और इंश्योर्ड वो है जिसने इंश्योरेंस करवाया। जिसकी गुड्स को नुकसान हो सकता है वो है इंश्योरर, और जो उस नुकसान को भरेगा, सॉरी, जिसकी गुड्स को नुकसान हो सकता है वो है इंश्योर्ड, और जिस जो नुकसान को भरेगा वो है इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। तो ये गुड्स को इंश्योर करवाता है इंश्योर्ड, उसकी गुड्स है उनको नुकसान हो सकता है उसको इंश्योर करवाया। किससे करवाया? इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरर से करवाया या इंश्योरेंस कंपनी से करवाया। और किसके बदले करवाया? ये इंश्योर्ड इंश्योरर को या इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे कर रहा है, मंथली ईयरली कुछ भी प्रीमियम पे कर रहा है नुकसान के बदले का, कि थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जब नुकसान होगा तो वो प्रीमियम तो लौटाएगी, जितने का नुकसान हुआ है उससे ज्यादा ही, मतलब उतना लौटाएगी। प्रीमियम जितना दिया उससे ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि जितना नुकसान हो गया उसके पैसे देगी। उससे कम भी हो सकता है, जितना तुमने प्रीमियम दिया उससे कम नुकसान हुआ है तो वो उतने पैसे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी इस कंसिडरेशन के प्रीमियम के बदले जो मंथली ईयरली मिल रहा है उससे बदले इंश्योर्ड के गुड्स को लॉस से बचाने के लिए, या इंश्योर्ड के गुड्स का जो लॉस होगा उसको कवर करने की गारंटी देती है। लॉस, डैमेज या इंजरी, फिर कुछ भी। समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ऐसी कोई भी चीज, गुड्स नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिससे मैं इंश्योर्ड का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और उसको उस पर नुकसान हो सकता है, उस चीज के लिए ये गारंटी लेती है अगर नुकसान होगा तो मैं पे करूंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, और वो नुकसान क्यों होगा? अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट की वजह से होगा, कि ऐसा ऐसा कोई इवेंट जो पहले से देखा नहीं गया है या पहले से सोचा नहीं गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, अनसर्टेन इवेंट्स के बदले सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। इनकेस इंश्योर्ड को नुकसान हुआ तो उसके पास एक सर्टेनिटी है कि मेरा नुकसान कोई भरेगा, तो इंश्योर्ड को एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है जिसके बदले इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ प्रीमियम, सॉरी, पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। अनसर्टेनिटी होती है कि अमाउंट, कितना अमाउंट का लॉस है, क्या किस टाइम पे लॉस है, इन अनसर्टेनिटीज को कवर करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज एंड द अश्योर्ड रिसीव पेमेंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस इन सारी अनसर्टेनिटीज को दूर करता है और एश्योर करता है कि लॉस का पेमेंट उसको मिल जाएगा। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग अनसर्टेनिटी, और ये प्रीमियम चार्ज करता है अनसर्टेनिटी पे हेल्प करने के लिए। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन होती है कि जो भी लॉस होगा उसकी प्रोटेक्शन होती है। The second main function of the insurance is to provide protection from probable chances of loss. Loss के जो भी probable chances हैं उनके against protection provide करता है insurance. Insurance cannot stop the happening of a risk or event but can compensate for losses arising out of it. Risk sharing, on the happening of risk event, the loss is shared by all the persons exposed to it. जितने भी रिस्क, जितने भी लोगों को रिस्क है लॉस का, उनको उनके रिस्क को शेयर इंश्योरेंस कंपनी करती है। द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम, हर इंश्योर्ड मेंबर से प्रीमियम के तौर पे लिया जाता है। Assist in capital formation, the accumulated funds of the insurer received by way of premium payments made by the insured are invested in various income generating schemes. अब वो पैसे कैसे दे रही है इंश्योरेंस कंपनी? किसी की लॉस के पैसे कैसे दे रही है? जब उसको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम मिल रहा है तो वो उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए जब वो लॉस को पे करेगी। उसके लिए क्या करती है? कैपिटल फॉर्मेशन में ये असिस्ट कैसे करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये शेयर मार्केट वगैरह में और अलग अलग जो सोर्सेज हैं जहां से इनकम जनरेट हो सकती है, जो भी प्रीमियम आ रहा है उस प्रीमियम को वहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं, उसके थ्रू इनकम जनरेट करते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं और एक्स्ट्रा इनकम निकालते हैं, जिससे कभी लॉस हो तो इनके पास इतना मनी हो कि ये इंश्योर्ड का पैसा पे कर सके। ये इंश्योर्ड से पैसे लेते हैं, जो प्रीमियम लेते हैं उसको आगे इन्वेस्ट करके उस मनी को बढ़ा के फिर वापस से इनके इंश्योर्ड के लॉस को कवर कर सकते हैं। और ऐसा भी है यहाँ अनसर्टेनिटी तो इंश्योरर के लिए भी है कि लॉस नहीं हुआ तो उसका फायदा, उसको पेमेंट करना ही नहीं है प्रीमियम का,
मतलब इंश्योर्ड को प्रीमियम वापस नहीं करना, और इंश्योर्ड को ना सिर्फ, सॉरी, इंश्योरर को प्रीमियम वापस नहीं करना, इंश्योर्ड के अक्यूमुलेटेड फंड जो होते हैं सारे, वो इंश्योरर किसको देता है, सब प्रीमियम के थ्रू जो सारा इकट्ठा पैसा आया है सारे इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास, वो उसको आगे इन्वेस्ट करके उससे इनकम जनरेट करता है, और इनकम जनरेट होती है, उसी से वो जो भी क्लेम्स हैं या जो भी लॉस हुआ है उनको कवर करता है। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल क्या कहता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे होते हैं इंश्योरर और इंश्योर के बीच में। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। इंश्योर ट्रस्ट करता है कि मेरा लॉस होगा तो इंश्योरर पे करेगा, इंश्योरर ट्रस्ट करता है कि ये मुझे हर जो भी रेगुलरली प्रीमियम पे करेगा। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर दोनों का। It is a condition of every insurance contract that both the parties, insurer and the insured, must disclose every material fact. और ट्रस्ट में एक चीज ये भी है कि जो भी मटेरियल फैक्ट है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो दोनों पार्टीज खोलेंगी कि इंश्योरर बताएगा कि इतना प्रीमियम देना है, इस तरह के लॉस पे हम कवर करेंगे, इस तरह के लॉस पे हम कवर नहीं करेंगे। इंश्योर्ड बताएगा कि मुझे किस किस तरह का लॉस हो सकता है, या क्या कुछ कमी है, कोई इन्फेक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इंश्योर्ड इंश्योरर को देगा इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मींस सम पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, वो है सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है, और किसका कर रहे हैं, ये किसी सब्जेक्ट मैटर का कर रहे हैं, किसी चीज का कर रहे हैं, किसी गुड सर्विस किसी का तो कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर होता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड का, तभी उसमें कुछ हो इंश्योरेंस होगा। अगर इंश्योर्ड का उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेंस के। दैट इज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, द इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस ड्यू टू दिस डैमेज एंड इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड इफ फुल सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी लॉस होता है, जिस लाइफ का या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया गया उसका कोई लॉस होता है तो उसके डैमेज से इंश्योर्ड का कोई लॉस होना चाहिए, और कुछ लॉस नहीं हो रहा है और सिक्योरिटी मिल रही है, उससे जो बेनिफिट है वो भी इंश्योर्ड को बेनिफिट होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए, उसी इंसान को होना चाहिए जो इंश्योरेंस करा रहा है। तो इंश्योर्ड का एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए लाइफ या प्रॉपर्टी में जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाउस, बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके घर में होता है, उसके स्टॉक में होता है, उसकी खुद की लाइफ में होता है, उसकी वाइफ में होता है, चिल्ड्रन में होता है, सब में होता है, जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो उनका इंश्योरेंस करा सकता है। अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज है जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसका इंश्योरेंस नहीं कराएगा। इंडेमनिटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी that applies to all contracts except the contract of life insurance. Principle of indemnity लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है, बिकॉज एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड। क्योंकि हम जो लाइफ का लॉस है उसका एक एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि किसी का लाइफ का लॉस हुआ है तो उसमें एक एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता कि कितना लॉस हुआ, तो इस या कितना लॉस हो सकता है, इस चीज का हम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस ही हैज इनकर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का कि जो इंश्योर्ड का एक्चुअल लॉस हुआ है उसको कवर करना, उसको कंपनसेट करना। These contracts provide security from loss and no profit can be made out of these contracts. ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लॉस के बदले सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू कोई प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। इंडेमनिटी का मतलब यही है कि लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉक्सीमेट कॉस्ट, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सीमेट कॉस्ट का। द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है जो भी इंश्योर्ड का लॉस हुआ है उसको, इंश्योर्ड के लॉस को कंपनसेट करती है
और किन किन रीजन से करती है जो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में है। अगर उस रीजन से लॉस हुआ है तो ही वो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी, अगर किसी और रीजन से हुआ है तो कंपनसेट नहीं करेगी। But if losses are incurred due to reason not mentioned in the insurance policy, then principle of proximate cause or the nearest cause is followed. Proximate cause और nearest cause का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। proximate cause का क्या कि मेन क्या और क्या रीजन हो सकता है, और अगर वो नियरेस्ट रीजन है, नियरेस्ट कॉज है जो मेंशन्ड है, तो फॉलो किया जाएगा, इनकर कर लिया जाएगा लॉस को, पर नहीं है तो नहीं जाएगा। Subrogation, principle of subrogation. This principle applies to all insurance contracts. ये सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में भी लगता है। Which are contracts of indemnity. सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। ये प्रिंसिपल सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे भी लगता है। मतलब जितने भी इंडेमनिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उन सब पे लगता है ये वाला सब्रोगेशन का। मतलब इंडेमनिटी का लाइफ पे नहीं लगता, तो ये लाइफ पे नहीं लगता। As per this principle, when any insurance company compensates the insured for loss of any of his property, then all rights related to that property automatically gets transferred to insurance company. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉस, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर रही है लॉस के बदले इंश्योर्ड को, तो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो जो सारे राइट्स हैं प्रॉपर्टी के ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाते हैं। जब इंश्योरेंस कंपनी इस प्रॉपर्टी को कर देती है कंपनसेट उसके लॉस को, तो जो भी इसमें बचा कुचा राइट है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। Contribution. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurers will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured by each of them and compensate for the actual amount of loss, because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss. अगर किसी इंश्योर ने किसी प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा, तो वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है। और जब लॉस होगा तो जितनी भी कंपनी ने करा है, तो उन्होंने जितना जितना अमाउंट इंश्योर करने के लिए एग्री किया था, उसके प्रपोर्शन में वो पे करेंगी। ऐसा नहीं कि ए से कराया बी से कराया, ए से भी 10 लाख का लॉस हुआ, तुमने ए से भी 10 लाख ले लिए, बी से भी 10 लाख ले लिए, तुमने आगे 20 लाख, ये तो लॉस से ज्यादा अमाउंट आ गया। तो लॉस से ज्यादा अमाउंट नहीं आ सकता। लॉस जितना ही अमाउंट आएगा, जितना लॉस हुआ 10 लाख, वो अपने अपने रेशियो निकाल के रेशियो का अकॉर्डिंग देंगी। जैसे 50-50 का रेशियो निकला तो 5 लाख ए देगी, 5 लाख बी देगी। एक्चुअल लॉस से ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकता अगर दो से भी करा रखा है तब भी। Mitigation. According to this principle, the insured must take reasonable steps to minimize the loss. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड को ने रीजनेबल स्टेप्स लिए होने चाहिए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। और द डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी विल लॉस। अगर गलती इंश्योर्ड की गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी क्लेम। इंश्योर्ड को जरूरी है कि उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए, और उसकी कोई गलती नहीं है, ये कंसर्टेनिटी थी, उसने जानबूझ के उसने किया है, या फिर उसकी लापरवाही की गलती नहीं है, तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, नहीं तो नहीं। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल इंश्योरेंस के। अब इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं कुछ, दो तरह, मेनली दो टाइप्स की होती है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसी की लाइफ का इंश्योरेंस करना, इनकेस उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, क्लेम मिलेगा उस इंश्योरेंस के बदले, तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितनी भी चीजों के इंश्योरेंस हो रहे हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, जैसे आग लग गई, नुकसान हुआ, उसके बदले क्लेम मिलेगा तो वो फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस ये सी से रिलेटेड है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, और बहुत सारे तरह के हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, और आपका कैटल इंश्योरेंस, हर तरह का इंश्योरेंस। मरीन और फायर को छोड़ के जो बच गया वो सब अदर इंश्योरेंस में आ जाते हैं। लाइफ को छोड़ के जितनी भी चीजें हो गई जो लाइफ से रिलेटेड नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग की, और किसी चीज का इंश्योरेंस हो रहा है तो वो जनरल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस का। अंडर लाइफ इंश्योरेंस, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, whichever is earlier, if the policy holder survives till maturity, he enjoys the amount of insurance. लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है,
कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो पे किया जाता है या तो पॉलिसी मिच्योर हो जाए तब या फिर डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की तब, दोनों में से जो चीज पहले होगी इसका अमाउंट पे कर दिया जाए। जैसे किसी ने 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस कराया है वो प्रीमियम पे कर रहा है, अगर 15 साल तक उसकी डेथ नहीं हुई या इस पर्टिकुलर पीरियड तक उसकी डेथ नहीं हुई तो 15 साल के बाद जब मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तब उसको वो सारा अमाउंट मिल जाएगा, उस अमाउंट को एंजॉय कर लेगा। वहीं अगर 15 साल से पहले 10 साल के बाद या 8 साल के बाद या 12 साल के बाद 15 साल से पहले इवन 14 साल पे भी अगर डेथ हो जाती है तो वो अमाउंट उसकी फैमिली को मिलता है। If he dies before maturity, then the insurance claim helps in the maintenance of his family. अगर वो maturity से पहले मर जाता है तो ये इंश्योरेंस क्लेम उसकी फैमिली को मिल जाता है, फैमिली की मेंटेनेंस में हेल्पफुल होता है। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन in exchange for a premium which may be paid in one lump sum or periodically, say yearly, half yearly, quarterly or monthly. इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है लाइफ को पर्सन की और किसके बदले करती है, प्रीमियम के बदले। और प्रीमियम का पे करना होता है या तो लमसम अमाउंट पे कर देता है या फिर पीरियोडिकली करता है, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इस तरह से। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल अर्लियर देन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। होल लाइफ पॉलिसी में उसकी डेथ से पहले नहीं मिलता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद उसको अमाउंट मिल जाएगा, या पहले डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जब तक डेथ नहीं होगी तब तक अमाउंट नहीं मिलेगा, डेथ होने के बाद फैमिली को ही मिलेगा अमाउंट। The sum becomes payable to the higher, जो भी उसका सक्सेसर होगा या हायर होगा, जिसका भी उसने नाम दिया होगा, उसको डेथ होने वाला जिसकी डेथ हुई है डिसीज्ड, उसके हायर को पेबल होगा। Endowment life insurance policy. Under this policy, the insured undertakes to pay the assured to his heirs or nominees a specified sum on the attainment of a particular age or on his death, whichever is earlier. Endowment life policy में क्या होता है, इस पॉलिसी में जो इंश्योर होता है उसको अमाउंट एश्योर किया जाता है उसके नॉमिनी को या फिर उसके हायर्स को पे किया जाएगा सम, जब या तो वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे या फिर उसकी डेथ हो जाएगी तब, जो दोनों में से पहले होगा उस पर। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इट इन्वॉल्व द इंश्योरेंस ऑफ टू, दो लोगों की, दो या दो से ज्यादा लोगों की इंश्योरेंस होती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में। द पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन डेथ, डेथ पे होता है एनी वन ऑफ लाइफ अश्योर्ड एंड द अश्योर्ड सम विल बी पेबल टू द सर्वाइवर और द सर्वाइवर्स। इसमें दो या दो से ज्यादा लोगों की लाइफ को इंश्योर किया जाता है और अमाउंट कब पे हो जाता है, जब उनमें से कोई भी एक मर जाता है। किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइव कर गया, जो जिंदा है, उसको पेमेंट कर दिया जाता है। Annuity policy. This policy is one under which amount is payable in monthly, quarterly, half-yearly or annual installments after the assured attains a certain age. This is useful to those who prefer a regular income after certain age. एक certain age तक तुमने प्रीमियम पे किया, फिर उसके बाद जो इस पॉलिसी अगर एन्युटी पॉलिसी ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे पेमेंट उस इंसान को करेगी जिसने इंश्योरेंस कराया है। मतलब इंश्योर्ड को पेमेंट कुछ रेगुलर पीरियड पे या कुछ रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में करेगी। और एक सर्टेन एज के बाद, जैसे किसी ने एन्युटी पॉलिसी ली है और अपनी 60 साल तक की ली है, अब 60 साल तक उसने तो प्रीमियम पे किया उसका, अब 60 साल के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको मंथली पेमेंट या ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी उसने एग्रीमेंट किया हुआ उस हिसाब से पेमेंट करेगी। चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एजुकेशन के पर्पस से ली जाती है और उनके मैरिज एक्सपेंसेस को मीट करने के पर्पस से ली जाती है। द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ शॉर्ट सम व्हेन द चाइल्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। इंश्योरर जो होता है जिसने इंश्योरेंस करा है वो एग्री करता है कि जब चाइल्ड जिसके लिए ली गई है वो एक सर्टेन एज पे आ जाएगा, उसको अटेन कर लेगा, तो उसके बाद एश्योर्ड सम को पे कर दिया जाएगा। ये होगा हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके टाइप्स। अब फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा चीजों के सबके होंगे इंश्योरेंस, वो होगा वो होते हैं जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में भी टाइप है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और अदर्स। पहला है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस लॉस
जो फायर से हुआ है, लॉस फ्रॉम फायर, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट्स डैमेज ड्यू टू प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर प्रॉपर्टी इंश्योर की, ये प्रॉपर्टी आ गया या फायर की वजह से, ड्यू टू फायर डैमेज होती है, किसी भी इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी फायर की वजह से डैमेज होती है तो उसको कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को। इफ नो सच इवेंट हैपेंस, अगर नहीं होता ऐसा कुछ तो कोई क्लेम नहीं मिलता, वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट। इसके फीचर्स क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ का फीचर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, यहाँ भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में जिसमें फायर की वजह से लॉस होगा। सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजम प्रॉक्सिमा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ईयर, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज जनरली कम्स टू एन एंड एट द एक्सपायरी ऑफ द ईयर एंड मे बी रिन्यूड, और ये 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर इसके बाद इसको रिन्यू किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारे हो गए इंश्योरेंस के मेन टाइप्स। इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस मेन है, और वहीं मरीन इंश्योरेंस और है वो जो दिया जाता है उसके बदले। जो भी सी जो वगैरह होते हैं, जो सी में सामान जाता है, मतलब शिप्स के थ्रू इधर से उधर एक्सपोर्ट वगैरह का सामान जाता है। अब उस ट्रिप में कुछ लॉस हो सकता है, जैसे एकदम से सुनामी वगैरह टाइप का आ गया, उसमें लॉस हो गया, या ट्रैवलिंग में या ट्रांजिट में कोई लॉस हो गया, तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी बिजनेसमैन वगैरह को इंश्योरेंस देती है, तो वो एक मरीन इंश्योरेंस और हो जाता है। मरीन इंश्योरेंस के अलावा अदर इंश्योरेंस है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और कोई भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है वो अदर इंश्योरेंस में आ जाता है। इसी के साथ हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने इंश्योरेंस और ई बैंकिंग पढ़ी। इसके बाद ही कुछ सर्विसेज और रह गई हैं, उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर स्टडीफाई सक्सेस की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस